जब क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वार्टर को कंपेयर करते हैं सेम पीरियड लास्ट ईयर या पिछले क्वार्टर से। व्हाट इफ अगर हम इस क्वार्टर के रिजल्ट को 3 साल के पर्सपेक्टिव में देखें कि ये कंपनी 3 साल बाद क्या लगती है, 5 साल बाद क्या लगती है, जो हम सोच रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट के अंदर मैं आपको पहले बता दूं, एवरी क्वार्टर हम अपने एडवाइजरी मेंबर्स के लिए पॉडकास्ट बनाते हैं जहां हम रिजल्ट डिस्कस करते हैं और साथ साथ होराइजन ऑफ द स्टॉक डिस्कस करते हैं कि ये अपनी साइकिल में कहाँ है, अगले 2-4 साल में ये स्टॉक क्या लगता है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। बट हम इसमें स्टॉक्स की डिस्कशन भी करते हैं, बट चूंकि वो एडवाइजरी मेंबर्स का राइट है तो जहां स्टॉक्स की डिस्कशन है वहां मैंने बीप कर दिया है। बट सेक्टर की डिस्कशंस ऐसी हैं जो आपने अभी तक कहीं नहीं देखी होंगी। सो प्लीज हैव अ लुक। लेट्स स्टार्ट। सजाद, इकोनॉमी से शुरू करते हैं जो डिस्कशन है हमारी। बिकॉज पाकिस्तान की मार्केट में कंपनीज कितना भी कंपाउंड कर लें, वैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द डे टॉप डाउन से निकलती है कि आपका क्या इंटरेस्ट रेट है, आपका क्या करंट अकाउंट है, वगैरह वगैरह। सो आई थिंक के जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ है ना, वो स्टेट बैंक का हुआ है। स्टेट बैंक डिसाइडेड टू रेज द रेट बाय 100 बिप्स, 100 बेसिस पॉइंट। अब वी यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस इनसाइड द एडवाइजरी एंड द कम्युनिटी कि याद है वो 7% इंटरेस्ट रेट हो जाना चाहिए और वगैरह वगैरह। एंड वी यूज्ड टू से कि नहीं यार, ये अगर हो गया तो फिर हम एक्सपोज हो जाएंगे और 300 की स्पीड में जाएंगे और फिर दीवार में हमारा हमेशा से मसला ये रहा है ना कि हाँ, हम ग्रोथ मोड में अपने आप को पुश करते हैं और ग्रोथ 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 के चक्कर में देन वी फॉरगेट आवर बेसिक्स। हाँ, वो सब वही पुराने मसले, वो करंट अकाउंट बलून करने लगता है, दैट ट्रांसलेट्स इनटू अ बीओपी क्राइसिस हाँ। एंड बट देन इवेंचुअली द करेंसी बस्ट्स और हमारी पूरी ट्रैजेक्टरी जो होती है वो वापस ग्राउंड जीरो पे आके अटक जाती है। इस बार स्टेट बैंक ने जो है ना, मुझे लगता है अहेड ऑफ द कर्व रहा। स्टेट बैंक ने कहा कि यार, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या है, एक इंडिकेशन है कि यार अब मुझे लग रहा है कि कंजम्पशन रुकनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर, या मैं चाहता हूँ कंजम्पशन बढ़े हुँ। इकोनॉमी के अंदर। बड़े वाला एंगल तो मुझे लगता है 2024 ऑनवर्ड्स निकल ही गया है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि करंट अकाउंट में कोई पैसे देने को हमें तैयार नहीं है। वो याद है वो लॉजिक है हाँ। कि यार करंट अकाउंट उस वक्त बढ़ता है जब आपको कोई फंड कर रहा है। अगर आपको कोई पाकिस्तान को फंड करने को तैयार नहीं है, इन द सेंस कि अब आप लिटरली स्पीकिंग सारी इंटरनेशनल मार्केट बंद है आपके लिए। अभी आपने रेस किया यूरो बॉन्ड, चाइना बॉन्ड काफ़ी भी करने ज़मानों वाले हैं, बाद हमें किसी ने पैसे दिए हैं, किसी ने पैसे दिए कमर्शियल बोरिंग में स्पेशली, या और अच्छे रेट पे दिए हैं टू बी ऑनेस्ट। बट ये अच्छा रेट भी जो हमारे लिए ना ये सस्टेनेबल नहीं। ये हाँ, ये हम सिर्फ स्टॉप गैप के लिए चला सकते हैं 7 साढ़े 7%, वरना हमारी आदत है मल्टीलैटरल बायलैटरल डोनर्स की। वो ग्रोथ का खर्चा हम नहीं कर सकते। हाँ, तो इसलिए करंट फंड अकाउंट का आप एंगल, कहाँ से दोगे? हाँ, करंट अकाउंट का एंगल रहता नहीं है कि यार आप गाड़ियां खरीदने के लिए उधार ले रहे हो। सो इस बार ऐसी फीलिंग आती है कि यार वो होना नहीं है। बट कमिंग बैक टू द स्टेट बैंक पॉइंट, स्टेट बैंक मुझे लगता है स्टेड अहेड ऑफ द कर्व। हुँ, हमेशा होता यह था कि इन्फ्लेशन भागना शुरू करता था और स्टेट बैंक उसको फॉलो करता था। और उससे ना, जो प्राइमरी फोकस ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है कि आप रोको, आप कंजम्पशन को होने से पहले रोको, वो हमेशा ऐसा होता था कि चेज हो रहा होता था। और उसको टाइम भी लगता है फिर उसका इफ़ेक्ट आने में इंटरेस्ट रेट। तो हम और डिले हो जाते थे कि एक तो लेट करते थे, और फिर जब लेट करते थे तो उसका इफ़ेक्ट आते-आते और टाइम लग जाता था। तो हमारे पास बफर नहीं होता था और ज़रा भी। पीछे से इंटरेस्ट इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, हाँ, फिर आप उसको चेज़ कर रहे हो, तो आप कभी भी अहेड ऑफ द कर्व नहीं हो कि यार अब रुक जाओ, अभी कंजम्पशन करने की ज़रूरत नहीं। तो आई थिंक दिस वाज़ अ गुड स्टेप कि स्टेट बैंक ने इन्फ्लेशन को देख के इंटरेस्ट रेट को कट किया। बट बढ़ा दिया। सवाल ये आता है, बढ़ा दिया, आई एम सॉरी। बट सवाल ये आता है कि अब ये जो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से लिंक्ड है ना, एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है आपका ऑयल प्राइसेस से आ रहा है, राइट? फिलहाल तो सवाल सबसे ये बड़ा स्टॉक ही यही है। सवाल ये आता है, एंड आई वुड लव टू हैव योर ओपिनियन ऑन दिस, कि यार मैं 3 साल के लिए स्टॉक मार्केट में आया हूँ। कम से कम 3 साल मैंने पैसे लगा के रखने हैं। विद ऑल दिस हैपनिंग, जो हम लोगों ने अभी शॉर्ट कोर्स बना के भी डाला है, जिसमें हम लोगों ने शॉक्स को एक्सप्लेन किया है कि एक प्रेडिक्टेबल शॉक होता है, एक अनप्रेडिक्टेबल होता है। बट लेट्स फॉरगेट ऑल दैट। अगर मुझे आज इन्वेस्ट करना है 3 साल के लिए, तो हाउ वुड यू इन्वेस्ट? वुड यू बी लाइक, ओके, जो होना था वो हो गया, लेट्स गो अहेड एंड जस्ट कीप इन्वेस्टिंग? और यू थिंक समथिंग एल्स कि नहीं यार, वो जो अक्सर लोग सिखाते हैं ना कि यार साइकिल के टॉप का हुँ, वेट करो, और हाउ वुड यू थिंक अबाउट योर इन्वेस्टिंग? Being an investor, देखो, because I know you have been. सो सबसे बेसिक फैक्टर तो ये है कि यार ये मसला कितना लंबा चल सकता है। अगर ये मसला इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, व्हिच इज़ लाइक हम जो होराइज़न की बात करें दैट्स लाइक 3 इयर्स, राइट? तो 3 साल तक ये दुनिया मसला सस्टेन ही नहीं कर सकती है। सो ये मसला शुड गेट सॉर्टेड। उसके बीच तक हम फट तो नहीं जाएंगे, सवाल ये है। अच्छा, अब जैसे भी हमने कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ किया कि यार स्टेट बैंक इज़ स्टेइंग अहेड ऑफ द कर्व नाउ। इसका मतलब इट्स नॉट जस्ट द स्टेट बैंक, इट्स द ओवरऑल मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज़ ट्राइंग टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व।
सो इफ इशू स्टार्ट टू बिल्ड, ऑफ कोर्स हमने एक 2023 में एक नई चीज सीखी है, विच इज कि हमें अगर मसला नजर आ रहा है, हमें एंड ऑफ द रिजल्ट करंट अकाउंट को बैलेंस रखना है। सो कैसे करें? या तो आप इंटरेस्ट रेट और करेंसी छोड़ के कर दो, ये कंजम्पशन पावर ही तोड़ दो, या आप एलसी नहीं खोलने दो। हाँ यस दैट इज ऑल्सो सोल्यूशन। यस अगर आप एलसी नहीं खोलने देते तो essentially योर करेंसी रिमेन्स स्टेबल, एंड इफ इट रिमेन्स स्टेबल तो इन्फ्लेशन पे ब्रॉड बेस्ड इफेक्ट कम आता है, एंड देन जो आपको पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है पूरा सीन, वो कम होता है रिलेटिवली। बट उसकी कॉस्ट है ग्रोथ। उसकी कॉस्ट है ग्रोथ। यानी कि वो तो एनी आपको के एक साथ ऐसा आपको एक ऐसा पाकिस्तान अगले 3 4 5 साल में नजर आएगा। दो चॉइसेस हैं पाकिस्तान के पास। जिस तरह से लास्ट 25 सालों में किया, ग्रो करो फटो सही करो, ग्रो करो फटो सही करो, हर बार कैपेसिटी टू बोरो कम होती जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि यार अभी ग्रोथ ग्रोथ को छोड़ो, 3 से 4% के बीच में ग्रोथ को बांधो। ये आप सस्टेन कर सकते हो अपने करंट के ऊपर। अब आप एक्सपोर्ट को ग्रो करके इंक्रीमेंटल पैसे बचा लेते हो, रेमिटेंस को ग्रो करके इंक्रीमेंटल पैसे बचा लेते हो, टोटली अप टू यू। यार आई थिंक हम हमारी ग्रोथ है ना, अब ड्राइव होगी ही एक्सटर्नल से। हाँ, अगर और होनी भी चाहिए एक्सटर्नल से। इंटरनेशनल प्राइसेस अगर नीचे होंगी तो हम ग्रो कर रहे हो, इंटरनेशनल प्राइस ऊपर होंगी तो अपनी ग्रोथ को कट डाउन कर देंगे, एंड दैट विल हेल्प अस। सो अभी भी हल्का फुल्का आपको ग्रोथ के अंदर अप एंड डाउन नजर आएगा, बट वो जो बॉटम ट्रफ और 6 और 2 के बीच में डिफरेंस था वो रिलेटिवली नैरो हो जाएगा। आधा परसेंट 1% का। सो इट विल बी मच मोर स्टेबल। सो अगर किसी, लेट्स से यू एंड आई, लेट्स से एज अ बिजनेस ओनर या इंडस्ट्रियल, हम कोई कंसर्न लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सो हमारे लिए ज्यादा ये मैटर करता है कि 3 से 4% ग्रोथ अगर 10 साल तक चलती रहे, विल बी वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी। हाउएवर, प्रिडिक्टेबल डिसीजन हाँ, मेकिंग होगी, कोई चीज सर पे आके फटेगी नहीं, ओवर कैपेसिटी नहीं करूंगा मैं, 100% यूटिलाइजेशन जाने के बाद अपनी एग्जैक्टली। औकात से ज्यादा एक्सपेंशन नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता होगा सस्टेनेबल नजर आ रहा होगा, जैसे बाकी मुल्कों में नजर आता है कि भाई ओके 10-10% ग्रोथ को प्राइस इन करने की कोशिश करो, इतना बड़ा प्लांट लगाओ और वहां हम पहुंच जाएंगे। इंस्टेड के 2 साल में 100 हो जाए। वो 0 to 7% जो है ना, वो डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी ऑफ द कॉर्पोरेट कंसर्न, इन सबको हर्ट करता है। सो अगर लेट्स से आप उस एरा में हो जिसमें 7-7% से ग्रो कर रही है पाकिस्तान मार्केट, मतलब पाकिस्तान इकोनॉमी, so of course you would want to just put up a capacity. It would remain irrelevant how efficient that capacity is, because आपको सिर्फ माल बेचने से पैसा बन जाएगा, और माल बिक जाएगा क्योंकि डिमांड आ रही है। बट द मोमेंट वी एंटर इनटू द बूम बस्ट कर्व, सब मर गए। एक्सेस कैपेसिटी, एवरीबॉडी इज फाइटिंग फॉर मार्केट शेयर, और वो कैपेसिटी जो एक्सपोर्टेबल भी नहीं है बिकॉज वी आर इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट एक्सेस कैपेसिटी। सो उसका कोई फायदा ही नहीं है। या सो आई सो थिंक दैट विल हेल्प अस इन द लॉन्ग रन। जो अभी हमने लाइक 2023 के बाद से ये जो लर्निंग ली है एज नेशन, कि कम ग्रो करो बट सीधा लेकिन ग्रो, ग्रो अच्छा करते ग्रो रहो। करो, अच्छा ग्रो करो। हाँ, बट मैं कमिंग बैक टू द मार्केट पर्सपेक्टिव, बिकॉज लोगों का इंटरेस्ट होता है मार्केट के बारे में समझने का। सो अगर मैं 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा होता ना सजाद, सो मैं पता है, और 3 साल से पहले तो इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, तो उससे छोटा होराइजन उससे बेकार है आपको होराइजन। बहुत हाँ, हर्ट करता है। बट मैं पता है क्या सोचता, दिस इज 2009 एंड 2012, क्योंकि मैं नया नया मैंने एनालिस्ट ज्वाइन किया था। हाँ, वहाँ पे हर रोज जो है ना, सुबह की मॉर्निंग मीटिंग में हम डिस्कस करते थे ऑयल प्राइस ऑयल क्या है, प्राइस ऑयल क्या है? प्राइस, क्योंकि वो 90 और 100 के बीच में, 90 110, 90 110 के बीच में रहती थी। बट उसके बाद जो पैसे बने ना, वो बहुत अच्छे पैसे बने। ठीक है, सो अब देखते हैं कि इस बार ऑयल प्राइसेस कितना टाइम लगाती है नीचे आने के अंदर। बट टेलवेंड बहुत बड़ी है, यूएई कार्टेल छोड़ चुका है, ओपेक छोड़ चुका है, इसका मतलब एक इंक्रीमेंटल सप्लाई है, और दूसरा वेनेजुएला मार्केट के अंदर आ चुका है। सो इट लुक्स लाइक कि यार ये जब क्राइसिस सॉल्व होगा ना, the oil price might have a sharper trajectory of fall than it was before। पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कि ऑयल को बहुत ज्यादा, हम तो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, हमारे लिए दैट कैन बी एक टेलविंड क्रिएट हो गया ना। जैसे फॉर एग्जांपल 2023 के बाद हमें एक टेलविंड मार्केट को मिला, वो इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन का टेलविंड था। 2014 में हमको ज्यादा बड़ा टेलविंड मिला था, जिसमें ऑयल प्राइसेस एग्जैक्टली जो द टाइम पीरियड दैट यू वर टॉकिंग अबाउट 9 से 12, उसमें तो वी वर रिकवरिंग फ्रॉम आज लाइक, था वो, आज जैसा टाइम है। लेकिन 14 में असल में हमें ट्रेंड मिलना शुरू हुए जिसमें ऑयल कोलैप्स फ्रॉम दैट लेवल ऑफ 100 डाउन टू 2030। 2030 ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही कोई रेयर इवेंट था, बिकॉज वो शेल बहुत जमाने से ग्रो करता आ रहा था, एंड nobody was मार्केट realizing बैलेंस कर it। रही थी उसको। जैसे ही उसने सरप्लस मारना शुरू किया एंड द ऑयल प्राइसेस टैंक, दिस पॉसिबिलिटी इज स्टिल देयर, अगर ईरान के ऊपर से भी सैंक्शन हट जाए एंड दे आर एबल टू एक्सपोर्ट
जितना उनको करे, क्योंकि फिर वो सरप्लस वहां से भी क्रिएट होगा। यूएई का एग्जिट कैन पोटेंशियली ऐड ऑलमोस्ट 1 मिलियन बैरल पर डे इन इंक्रीमेंटल, यस, 2027, हाँ हाँ। बिकॉज वो भी अपना कैपेक्स कर रहा था पिछले 4 साल से टू इंक्रीज द कैपेसिटी। तो वो 2027 में कमीशन हो जानी है, इफ दे आर एबल टू कमीशन इट, तो मिलियन बैरल वो अलग से खोल देगा वहां पे। अभी भी सरप्लस कैपेसिटी अभी भी 4-5 लाख बैरल की है। वेनेजुएला ऑफ कोर्स उसने रिकवरी मोड मारा है जब से यूएस हैज टेकन ओवर देयर ऑयल रिजर्व्स, तो दैट इज ऑफ कोर्स 2-2.5 मिलियन के सरप्लस में मार्केट्स ऑयल की हिल जाती हैं। तो ये यही पर्सपेक्टिव है ना कि जब आप 3 महीने का होराइजन लोगे तो आप क्या सोचोगे? आप ये सोचेंगे कि यार ईरान ने क्या कमेंट दिया, यूएस ने क्या कमेंट दिया, सऊदीया क्या कमेंट दे रहा है। लेकिन अगर आप 3 साल के होराइजन पे सोचोगे तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा यस, कि अगली सप्लाई कहाँ से आ रही है, कितनी ज्यादा आ रही है, कौन कौन मार्केट से बाहर थे जो मार्केट के अंदर आ जाएंगे। सो आई थिंक दिस इज हाउ इन्वेस्टर्स शुड थिंक। बट यू नो वन थिंग मोर दैट इन्वेस्टर्स शुड थिंक इज कि यार ये जो हमारी सारी बातें थी ना, सुपर टैक्स कम हो जाएगा, टैक्सेशन के अंदर रिलैक्सेशन आ जाएगी, आज से 4 महीने पहले, नॉट लॉन्ग अगो, 3 महीने पहले, आई थिंक वो चेंज होने लगा है, नहीं? क्योंकि हमारे फिस्कल के अंदर हमारे पास स्पेस कम है। हमारा करंट अकाउंट बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो पा रहा है, बट फिस्कल में वी आर लैगिंग फिस्कल सिग्निफिकेंटली। इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यस, सो आपका गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है और आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, सो रेवेन्यू साइड पे वी आर स्ट्रगलिंग मोर देन द एक्सपेंसेस साइड, क्योंकि हम एफबीआर की जो टैक्स कलेक्शन टारगेट्स होती हैं वो नहीं कर पाता। अभी भी आई थिंक कुछ 600 बिलियन से वी आर शॉर्ट। 690 अरब से या शॉर्ट है। एंड वी आर स्टिल लाइक 2 months टू गो। 2 months टू गो। सो ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, दैट विल रिमेन अ कंसर्न, हैज बीन अ कंसर्न फॉर आईएमएफ। तो सीधा सीधा आईएमएफ आपको ये बोलेगा ना कि यार ये बताओ कि तुम रेवेन्यू कैसे बढ़ाओगे, प्राइमरी सरप्लस कितना ऑफर करोगे। और न्यूज आई है 2.8 ट्रिलियन का प्राइमरी सरप्लस गवर्नमेंट ने ऑफर कर दिया है। इसका मतलब वो खर्चे जो हम सोचते थे वो शायद वैसे ना हो। तो 2 साल पहले हम कह रहे थे ना रेवेन्यू को इतना कम कर देंगे क्योंकि खर्चे से सुपर ज्यादा टैक्स। टैक्सेस का मसला है कि हम, अच्छा ये रेवेन्यू एक्स्ट्रा आएगा कहाँ से? हाँ, जिसको टैक्स लगाया हुआ है वो तो वैसे ही लगा हुआ है, मतलब कितना ही बढ़ा दोगे अब आप। सो अब ना आप सैलरी वाले पे टैक्स बढ़ा सकते हो, ना आप इनकम कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा सकते हो, उस पे भी सुपर टैक्स ऐड हुआ हुआ है। तो कहाँ से बढ़ाओगे टैक्स? तो आपको ऑफ कोर्स आपको बेस बढ़ाना पड़ेगा टैक्स का, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन टू इट, बट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो दैट इन टेक्स द अ लॉट ऑफ टाइम, यस। सो और इन द फिर मीनवाइल और द ओनली, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो हमेशा इंपोर्ट टैक्स ड्रिवन रही है। और वहाँ भी एक मसला है कि वो वी नहीं आर हो रहा ना। एक, सो वहाँ एक ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि हम हर साल अपनी ड्यूटीज़ गिराते जाएँगे, क्योंकि हमने एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी साइन की हुई है आईएमएफ के साथ, हाँ, in which we will reduce the rates of the tariffs that we charge on imports each year. So वो भी एक रेवेन्यू सोर्स हमारा ड्राई अप हो रहा है। सो बड़ा एक ट्रिकी बजट होगा इस बार टू सी देखिए, के या दिस फिर इज वेरी फ्लिप, दिस इज वेरी फ्लिप the ऑफ only solution that we have possibly then is to cut down our expenses that might hurt our growth. ग्रोथ सजा। वही बात ना, 3% 4% चलती रहे हाँ, वर्सेस 6% होके 2 पे आ जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आप वो करते हो ना, जो ज्यादा बड़ी चमाट पड़ती है ना वो आपको रुपी के ऊपर पड़ती है, वो बहुत जोर की हाँ, चमाट होती है, वो पूरा इन्फ्लेशन। और फिर एक ट्रिकल होता है यार। आप ये तो सोचो कि पाकिस्तान के अंदर जो बाहर से बंदा पैसे भेज रहा है वो तो नहीं भेजता है। वो कहता है मैं 200 पे क्यों भेजूं, मैं 250 पे भेजता हूँ। इस बार बोलेगा नहीं मैं 350 पे भेजता हूँ, फिर वो बोलेगा मैं 400 पे भेजता हूँ। अच्छा ये मसला ज़्यादा तब आता है जब एब्रप्ट होती है और बड़ी होती है। अगर ये सस्टेनेबल 3 से 5% के बीच में पूरे साल में डिस्ट्रीब्यूट करके करेंसी जाने दें, हम्म, हमारी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस भी मेंटेन करेगी, हमारी इंपोर्ट्स को भी थोड़ा बहुत रैशनलाइज करती रहेगी, बिकॉज ऑफ कोर्स प्राइसेस बढ़ रहे होंगे, तो एक्स्ट्रा जो परचेजिंग पावर बिल्डअप हो जाती है वो नहीं बढ़ने देगी। एंड बिजनेस कंटिन्यूटी और बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए भी बड़ा आसान हो जाएगा लोगों के लिए, देखो शॉक नहीं लगना है। सबको पता है स्ट्रेट लाइन में अगर डेप्रिसिएशन हो रही है करेंसी 4% की 5% की, तो अगेन इट्स बजटेबल, फोरकास्टेबल, कवरेबल। बड़ी झटका मारते हैं ना जो हम स्टेबल रख के फिर अचानक से छोड़ते हैं, वो हमें हर्ट करता है। सो आई एम हैव ऑलवेज बीन अ प्रोपोनेंट ऑफ आहिस्ता स्टेबल आहिस्ता जाने दो। करेंसी डेप्रिसिएशन। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता जाने दो इंस्टेड कि आप एकदम से एक झटका लगाओ, हाँ, बिकॉज दैट्स ट्रबलसम। तो चलो देखते हैं इसको। बट मार्केट का आई थिंक ये 3 साल का होराइजन जो है वो लोगों को इस तरह सोचना चाहिए। दैट्स हाउ आई थिंक इनसाइड द एडवाइजरी कि यार आप कितने ही डेली ट्रेडिंग को फॉलो कर लोगे। अभी आपने फ्राइडे को अगर किसी से आप बात कर रहे होते तो वो कहते हैं यार ईरान ने यूएई पे अटैक कर दिया है तो माल बेच दो।
और फिर कल 6 मई को वो फोन करके कह रहे होते कि यार नहीं नहीं आप माल ले लो, ये तो वही ये वाला तो हो गया, सेटिंग हो गई है। मैंने मान लिया, हाँ, बढ़ गई, गिर गई। गिर गई, और मैंने बेच दिया तो बढ़ गई, फिर मैंने वापस ले लिया तो सो दिस इज हाउ एन इन्वेस्टर थिंक एंड दिस इज हाउ वी थिंक। बट अब एक काम करते हैं ना, सेक्टर सेक्टर पे चले आते हैं। हाँ। सेक्टर सेक्टर पे जाके अंडरस्टैंडिंग मैच करते हैं कि क्या लग रहा है फॉर इन्वेस्टर्स, कैसे सोचना चाहिए। सो व्हाट डू यू वांट टू स्टार्ट ऑफ विद, ऑयल या सीमेंट? दो ही ऑप्शन है। ऑयल में ओएमसीज का बड़ा इस बार ऑफ कोर्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा और लाइक दे विल मेक क्रेजी मनी, बट जो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस के इन्वेंटरी गेन्स will eventually translate into inventory losses. हाँ, सो जब भी आपको अगर कोई ओएमसी स्टॉक को एनालाइज करना है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी लाइक ऑयल पीएसओ, मार्केटिंग, अटक पेट्रोलियम, वाफी, वाफी, सो आपको ये वाला एस्पेक्ट हटा के देखना पड़ेगा। बिल्कुल। So you need to look at the volumes, you need to look at the margins. That are the only two variables जो कि सबसे ज़्यादा कोर होता है। उसके बाद of course the third comes interest rates, क्योंकि इसमें working capital is a huge problem. So of course काफी टाइम के बाद 8 क्वार्टर्स के बाद पीएसओ के रिसीवेबल्स बढ़ गए तकरीबन उनको 20-30 अरब से। दैट वाज बिकॉज पीछे हमने मार्च में वी डिड नॉट नो हाउ टू डील अबाउट दिस सिचुएशन, सो हमने पीडीसी ऑफर करना शुरू कर दिया। अब ऑफर तो कर दिया, उसके पैसे भी देने पड़ेंगे, तो उसमें ऑफ कोर्स लैग टाइम लैग, आता हाँ। है। हमें बजटरी टेक्निकल ग्रांट्स अप्रूव करनी पड़ेगी कि उसकी एलोकेशन वहां डाल दो। सो उस वजह से पूरी ऑयल चेन के अंदर रिसीवेबल दिस क्वार्टर हैव इंक्रीज्ड। और रिसीवेबल वाज द स्टोरी जो कि लास्ट 8 क्वार्टर्स से, मतलब 2 साल से हैज बीन द स्टोरी कि यार ये रिसीवेबल कंसिस्टेंट डिक्लाइन ऑफ डिक्लाइन आ रहे हैं, नहीं क्वार्टर खड़े ऑन होंगे, क्वार्टर। पावर टैरिफ बढ़ चुके हैं, आपकी गैस प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, तो चेन के अंदर कहीं भी पैसा अब नहीं फंसेगा। बट ये जो शॉक आया एक्सटर्नल, और उसको जो शुरू-शुरू में हम लोगों ने इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की कि यार 1 हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते की बात है। आई थिंक वहाँ पे थोड़ा-सा हाँ, एक थोड़ी सी मिसजजमेंट हो गई। मिसमैनेजमेंट हाँ, हुई, बट दे करेक्टेड इट वेरी अर्ली ऑन। आपका अप्रैल के आई थिंक फर्स्ट वीक के अंदर ही दे फाउंड अदर वेज टू कंट्रोल प्राइसेस रादर देन पीडीसी। उन्होंने प्राइस बढ़ा के एंड देन दे मूव टू दैट फॉर्मूला ऑफ कैपिंग रिफाइनरी मार्जिन्स एंड reimbursing PS the OMCs with that money. हाँ, सो ओएमसीज़ का तो समझ में आया, तो रिजल्ट्स वर प्राइमरीली जो एक्सपेक्टेशन थी कि यार इन्वेंटरी गेन्स आएँगे, वो तो आए। और इन्वेंटरी गेन्स, जिस तरह मार्केट ने भी उसको इस तरह रिएक्शन किया ही नहीं, जिस तरह से शायद एक आम Historically करते रिटेल नहीं है। इन्वेस्टर सोच के बैठा हो। हिस्टोरिकली एक आम रिटेल इन्वेस्टर ही सोच के बैठा है कि यार अगर इस बहुत अच्छा एक्सवाईज़ी नंबर आएगा, कंपनी हाँ। की तो इतनी बड़ी अर्निंग आ रही है, तो ये तो नेवर हैपेंस। And that's what confuses people as well कि कि इतनी अच्छी अर्निंग आगे हाँ, चल क्यों नहीं रहा है? बिकॉज़ ये रेप्लिकेशन नहीं है इस अर्निंग्स के अंदर। आपको ये बोल ही नहीं सकते कि इस क्वार्टर में ये अर्निंग आई है, तो अगले क्वार्टर में भी ये अर्निंग नहीं आएगी। सबसे बड़ा मसला ये है कि इट इज सेल्फ करेक्टिंग। हाँ, ये जो अर्निंग आई है ये वापस जानी ही जानी है, क्योंकि अगला माल महँगा पड़ा है। क्योंकि जब प्राइसेस मूव करती हैं तो अगेन स्विंग्स में करती हैं। सो अप स्विंग में आपने एक्स्ट्रा पैसा बना तो डाउन स्विंग में यही पैसा वापस चले जाएगा। So the only thing that matters in OMC oil marketing company is their margins and their वॉल्यूम, cash and working capital. That's it. यस। Volumes किस तरह बात? So I think that's an important side. So अब हमारे पास, looking at all this, लुकिंग एट मार्जिन की क्या अंडरस्टैंडिंग है, जो कि गवर्नमेंट ने कहा है कि मैं बढ़ाने वाली हूँ आपके मार्जिन्स, जो कि अभी एसपीएसएल की भी जो हमने वीडियो बना के एडवाइजरी को बताया, सितारा पेट्रोलियम की, कि वो भी कह रहे हैं, ओएमसीज भी कह रहे हैं कि 2 रुपए जितना मार्जिन्स बढ़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको लिंक कर दिया है डिजिटाइजेशन के साथ। तो वो डिजिटाइजेशन कब होती है, कैसे होती है, वो वे अराउंड की भी बात कर रहे थे। बट दैट ब्रिंग्स अप द क्वेश्चन कि डू वी हैव एनीथिंग इनसाइड एडवाइजरी ऑन दिस सेक्टर? तो ये बहुत अच्छा एंगल है टू डाइसेक्ट टू दी अदर सेक्टर विच इज ओएमसी। अब मेरा सवाल ये नहीं है कि अर्निंग कितनी बड़ी, अर्निंग कितनी घटी, उस पर तो हम ऑफ कोर्स कमेंट करेंगे, बात करेंगे। ऑयल प्राइस जब ऊपर जा रही है, तब मैं ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स लूं, या ऑयल प्राइस रुकने के बाद मैं सिक्लिकल स्टॉक्स पे बेट करूं, या इन दोनों के बीच में कुछ होता है जो कि परसेंटेज डिसाइड करती है, जो हम एडवाइजरी में डिस्कशन करते हैं। सो आई वांट टू पुट यू दिस क्वेश्चन टू यू, कि हम पहले ईएनपी को करते हैं और फिर आई वांट टू हैव दिस स्ट्रेटेजिक लेवल डिस्कशन। सो प्राइसेस बैठ नहीं होती हैं एनपीएस में, क्योंकि मसला ये आता है अगर प्राइसेस ऊपर हैं तो अर्निंग बढ़ जाएगी बट वैल्यूएशन गिर जाएगी, because interest rates will be higher and market का multiples will be lower. So eventually
आपका वैल्यूएशंस कहीं नहीं है, मतलब बढ़ते नहीं है कोई खास। हाउएवर, इसमें देयर इज ऑलवेज अ कैच इन द एनपीएस। सो जैसे फॉर इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, आपका हमें जो सबसे ज्यादा हर्ट कर रही थी, दैट वाज सर्कुलेटेड ऑन गैस। और सर्कुलेटेड ऑन गैस वाज प्राइमरीली बिकॉज हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और हम फ्रंट एंड पे रिकवरी कम करते हैं, जब द प्राइस डिफरेंशियल इज देयर। अब क्या हुआ, हमारे आरएलएनजी बंद हो गई है। अब जब आरएलएनजी बंद हो गई, जो हमारा सबसे महंगा सोर्स ऑफ इनपुट है, हमारी लोकल गैस तो ब्लेंडेड आई थिंक $3.5 की है, वर्सेस जो हम आरएलएनजी इंपोर्ट करते हैं उसकी इफेक्टिव कॉस्ट हमें पड़ती थी कुछ $11-12 जो प्राइसिंग करते थे। तीन अब गुना, एक तरफ 3.5, एक तरफ 11, ₹1000 वर्सेस, 1000 ऑलमोस्ट ₹1000 की हमारी लोकल कॉस्ट हाँ, वर्सेस आपका तकरीबन ₹3,500। अब आरएलएनजी बंद हो गई है और मजे की बात कि हमने जो आरएलएनजी बंद की है, आपको ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो हमारे पास शॉर्टेज भी क्रिएट हुई है उससे। तो किसकी गैस काटी है हमने? किसकी लोड शेडिंग कर रहा है? डोमेस्टिक की, जो कि सबसे लो पेयर है इन टर्म्स ऑफ रेट। तो अगर आप उसको गैस काटते हो तो आपकी वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस आल्सो इंक्रीजेस एंड पीछे से बिकॉज़ यू आर नॉट टेकिंग इन कॉस्ट एलएनजी, फॉल्स। द कॉस्ट फॉल्स। सो एसेंशियली जो हमारा ये मसला था, इफ दिस इज रेवेन्यू एंड दिस इज कॉस्ट, अगर हम यूं खड़े थे तो यहाँ से ये बढ़ा, द और वहां से रेवेन्यू वो घट इंक्रीज, गया। और यहाँ से ये घट गया। सो नाउ वी सर्विस, शुड बी इन अ सरप्लस, बट दैट सरप्लस डिड नॉट रिफ्लेक्ट इन द बुक्स एज ऑफ येट। बाय, अगेन, आपका पीटीसी जब भी आता है ना, तो वो पीटीसी कोई एक कंपनी उसकी पूरी हिट नहीं ले सकती। पूरी चेन में जाता है वो कि गवर्नमेंट से पैसे एग्जैक्टली, आने हैं, मैं इसको देता हूँ तो अच्छा मैं तुम्हारे को नहीं देता हूँ, तो फिर ईएनपी कंपनीज पे जाके गिरता है, रिफाइनरीज के पूरी चेन के ऊपर। सो या दैट मेक सेंस, बट सवाल सजा दूसरा है, हम 3 साल वाले 5 साल वाले इन्वेस्टर हैं, हम ये क्वार्टर क्वार्टर वाले इन्वेस्टर नहीं हैं। मैं कैसे कहूं कि ये ईएनपी कंपनी को जब एक्स्ट्रा कैश आया है, आएगा। आएगा, ये एक्स्ट्रा कैश का ये राइट यूज है। सो एनी यूज इज गुड फॉर द इन्वेस्टर। कैश अगर आ गया कंपनी के पास, तो उस कैश के यूजुअली दो ही काम हो सकता है। वन इज कि उसको अपनी एक्सप्लोरेशन में लगा दे, हम्म, दैट विल क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू। द सेकंड इज कि उसको पे आउट करता है, तो दैट विल क्रिएट कैश वैल्यू फॉर द इन्वेस्टर। सो अगर पैसे, द कंडीशन इज पैसे मिलने चाहिए भाई गवर्नमेंट से, रिसीवेबल कम होना चाहिए। अब उस रिसीवेबल का कोई भी यूज कर ले, दैट इज गुड फॉर द इन्वेस्टर। कुछ शॉर्ट शॉर्ट टर्म गेन्स देंगे, कुछ लॉन्ग टर्म गेन्स देंगे, बट गेन दोनों सिचुएशन में होता है इन्वेस्टर का, एज एन इन्वेस्टर। आई वांट टू सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, दिस इज माय पर्सनल चॉइस, आप लोगों की चॉइस फर्क हो सकती है। आई वुड वांट टू सी अग्रेसिव एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज, या especially from the two state-owned companies, OGDC and PPL. असल में तो इनका ही रिसीवेबल फंसा हुआ है ना, बाकी हाँ, को तो कैश कंस्ट्रेंट था ही नहीं, क्योंकि so बाकी पैसे you know एक एक एंगल ये है कि यार आपके पास जो पैसे पुराने रिसीवेबल के पड़े हैं ना, वो शेयर होल्डर को वापस करो, जिसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर गवर्नमेंट है। दूसरा है कि नहीं यार, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट 10 years, कैन यू इंक्रीज जो 30,000 बैरल की पर डे की आप तेल निकाल रहा है ओजीडीसी, कैन यू इंक्रीज इट टू 40, कैन यू इंक्रीज इट टू 45, कैन यू इंक्रीज इट टू 50, व्हाट इज योर 3 years प्लान, व्हाट इज योर 5 years प्लान? आई थिंक वहां पे रियल वैल्यू जनरेशन होगी। क्यों मारी को ऐसा पी मल्टीपल मिलता है जो कि किसी ओएनपी, मुझे लगता है सारी ईएनपी को ऐड भी कर देंगे तो वो पी मल्टीपल मारी को मिलता है ना, 6-6। सो मुझे लगता है कि जब ये कंपनीज भी एक्सप्लोरेशन शुरू करेंगी ना, तो जो वैल्यू एडिशन होगी ना इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल शेयर होल्डर्स, दैट्स गोना बी एनॉर्मस इन माय ओपिनियन। एंड कंट्री को भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा ना। ऑफ कोर्स इट्स इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, थोड़ी सेल्फ रिलायंस हो जाती है हाँ, हमको, हाँ, और सप्लाई चेन्स स्टैब्लिश हो जाती सप्लाई चेन ना, प्राइसिंग में तो फिर है, प्रोबेबली सेम ही इकोनॉमिक होगा। डेवलपमेंट भी होती है। ऑफ कोर्स आप क्रूड निकल रहा है, उसको निकालने के लिए इंजीनियर, तो बहुत बड़ी उसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी आती है। सो आई होप एंड आई विश, बट वंस अगेन अभी इसको देखना जरूरी ये है कि फिर जब ये सब कुछ ठीक हो जाता है साल के बाद, तो फिर एलएनजी ऑनलाइन आती है कि नहीं आती है, आ जाती है तो फिर क्या वही सिस्टम वो तो होता हमने है? वैसे भी कतर के साथ डाइवर्जेंस के एग्रीमेंट किए थे किए जाके, थे, हाँ, तो वो और पूरा वो इम्पैक्ट जो आना डाइवर्जन था, अब ट्रिगर हो जानी थी। हाँ, अब तो डाइवर्जेंसी है। हाँ, अब तो क्लोजर ही है, कंप्लीट फोर्स मेजोर डिक्लेयर किया हुआ उसने। या बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट फील्ड जो कि उसके अंदर आई है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लॉक, नशपा नशपा के अंदर आई है, मैं नाम भी भूल गया फील्ड का यार। बरक से आई थिंक वेल बरक था। से, हाँ, वेल था। तो उसमें क्या है, 5,000 आ चुका है 5,000 कमीशन कर दिया उन्होंने, तकरीबन 6,000 तक भी प्रोड्यूस कर रहा है वो अभी। और 56% ओजीडीसी का स्टेक है, 21% पीपीएल का पोस्ट स्टेक है। कमर्शियलिटी। उस कमर्शियलिटी, कमर्शियल पे पहले ज्यादा था, हाँ, आई थिंक सीपीएचएल का बढ़ गया है।
उसका जीएचपीएल का, सॉरी सॉरी जीएचपीएल का हाँ। बढ़ गया। सो 56% ओजीडीसी है, 21-22% पीपीएल है और 5,000 आ चुकी है, बट द न्यूज आर्टिकल्स वर सेइंग कि ये बहुत तेजी से ग्रो होगा। ये असल में ओजीडीसी ने खुद कमेंट किया था, हम्म। so they want to ramp it up to 10-15,000 in the first phase and to 25,000 in the second phase, and they feel that this field has the potential to go up to 25,000. 25,000 बहुत बड़ा फील्ड है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ये। बहुत बड़ा नंबर। बट So, NESPA has historically been a good oil producer. हाँ हाँ हाँ, लेकिन अभी भी 10 पे तो है, वो 10,000 बैरल पर डे पे है, एंड वी आर एक्सपेक्ट, मतलब ओजीडीसी वगैरह इट्स सेइंग कि यार शायद ये 25,000 बैरल्स पे चला जाए। सो So yeah, that's a good development and a massive development as well, जो कि दोनों listed E&Ps को benefit करता है। हाँ, और अच्छा, नाउ सजा, यू नो द कॉन्टेक्स्ट जो हमने एक्सप्लेन किया, एडवाइजरी में हमारे पास कौन से स्टॉक्स हैं और क्यों हैं, ठीक है, उसका लॉजिक क्या है भाई? एडवाइजरी में आए नहीं 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 सजाद, ये तो बात हमने कर ली कि क्या है क्या नहीं है और क्यों है, वो सवाल का जवाब नहीं आया कौन सा? कि यार जब ऑयल प्राइस ऊपर जा रही है तो मैं ऑयल प्राइस पे बेट करूं या ऑयल प्राइस पे बेट करने के मैं कुछ ना करूं और फिर सिक्लिकल में बेट करूं? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? फिर सीमेंट पे आ जाएंगे क्योंकि वो सिक्लिकल पे जा रहे हैं तो सीमेंट पे आते हैं। देखिए, ऑयल प्राइस पे अगर ऊपर जा रही है, ठीक है, तो मैं पर्सनली तो आई वुड वांट टू कीप अ ब्लेंड, एक मिनट, व्हाई डिड यू यूज द वर्ड पर्सनली? बिकॉज हर एक का रिस्क एपेटाइट इज डिफरेंट, राइट? So there is no right answer. Am I correctly saying that? एग्जैक्टली। There is no right answer here. The right answer is only what do you think is good for you. जैसे हम लोग सिखाते हैं ना, उल्टा उल्टा उल्टा, वो चार्ली मंगर का है ना, इनवर्स इनवर्स इनवर्स, कि यार ओके, सीमेंट टूटा और आपको लगता है कि चीजें सेट हो जाएगी, अजम्पशन है, तो क्या आप सीमेंटो को एसआईपी करते रहोगे या आप ईएनपी? डू यू विल यू प्ले द नेक्स्ट लेग और विल यू प्ले दिस लेग? एम आई करेक्ट? यस, बट इसमें भी ऑफ कोर्स ईएनपीस पे बेट जो है ना, वो तब भी ऑयल प्राइस पे नहीं हो, वो ग्रोथ पे होगी। या तो ग्रोथ पे होगी या एनी अदर फैक्टर दैट इज इन प्ले। जैसे भी हमने बताया कि आरएलएनजी बंद हो गया इस चक्कर में, तो ऑयल प्राइस इज अ टेलविंड, बट द रियल बेट इज आरएलएनजी बंद होना। सो द रियल बेट इज नॉट ऑयल प्राइसेस, राइट? सो ऑयल प्राइसेस, जैसे हमने पहले बताया था, इट्स ऑलवेज ट्रांजिशनरी, इट इंक्रीजेस, इट डिक्रीजेस। सो उससे बेट लेना एसेंशियली विल नॉट हेल्प यू इन द लॉन्गर रन, बट साइड बेट लेना उस पे या काउंटर साइक्लिकल जाना, ये दोनों विल हेल्प यू एंड विल बी पर्सनल। बट मैं Yes. एक चीज ऑयल प्राइस का, तुमने बहुत अच्छी बात की है तो मैं अपने सब लोगों के साथ शेयर करूं। बैक इन 2012 आई वेंट एंड मेट अ फॉरेन क्लाइंट, इधर सिंगापुर में मैं गया था, मैं वहां पिच कर रहा था, तो हमें तो तब थोड़ी सी कम अकल थी तो हमने जाके बताया कि भाई आपको ओजीडीसी और पीपीएल लेना चाहिए। तो गोरे ना, वो उनमें तहम्मुल बहुत होता है, तो वो पहले तहम्मुल से सुनते रहे। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर, ओजीडीसी पीपीएल अच्छा लगता है बिकॉज ऑयल प्राइस ऊपर जा रही है, इसकी अर्निंग ग्रोथ 25% बढ़ जाएगी। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर कोई और कंपनी पे चला गया। मैं बार बार उसको ओजी पे ला रहा हूँ, वो कहीं और जा रहा है। फिर उसने मुझे बोला कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट ओजीडीसी एंड पीपीएल एनीमोर, जो बेइज्जती थी भाई के लिए, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट ओजीडीसी एंड पीपीएल एनीमोर, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। तो मैंने कहा व्हाई यू सेइंग दैट 30% अर्निंग ग्रोथ इन, if I want to bet on OGDC, if I want to bet on oil prices, मतलब कि अगर मुझे ऑयल प्राइसेस पे बेट लेनी है तब मैं 5% लेवरेज लेके इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस पे बेट करूंगा। सो उस दिन मुझे समझ में आया कि गोरे के लिए, एक रियल इन्वेस्टर के लिए, तब हम बहुत यंग थे, हमें नहीं पता था, व्हाट डज नॉट मैटर इज कि जो आपके हाथ में ही नहीं है, आपके हाथ में इंटरनेशनल ऑयल प्राइस है ही नहीं। आपके हाथ में ये है कि अगर आपके पास इंटरनेशनल ऑयल प्राइस ऊपर है, कैश बच गया, आप उसका क्या करते हैं? आप आर यू लॉकिंग इन दिस कैश फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ और आर यू नॉट? So that is, I think, so once again, to recap all this, then we go to cements. आप क्या करते हैं ना, इन्वर्स करते हैं कि नहीं करते हैं, टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू, आपके रिस्क के ऊपर और आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेक्स्ट साइकिल की, वो कितनी है और कितनी सॉलिड है। ऑफ कोर्स हम लोगों को ये क्यों समझ में आ जाता है, बिकॉज हम ये बैठ के पूरा दिन ये काम कर रहे हैं, राइट? साइकिल्स देख भी चुके हैं, साइकिल्स 3 देख चुके हैं, पूरा दिन बैठ के ये काम कर रहे हैं, हर चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए रिस्क एपेटाइट एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द साइकिल, ऑफ कोर्स, बट देन कम्स टू द फैक्ट के इसको एक और तरीका हैंडल करने का, इट डजंट हैव टू बी ईदर और, हाँ, इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन एज वेल, इट कैन बी ए कॉम्बिनेशन एज वेल। अगर आपको कोई बोलता है कि यार XYZ ENP कंपनी है
जो कि ये कैश निकाल के री इन्वेस्ट करके उसके 5 साल का प्रोडक्ट प्रोफाइल इतना बढ़ जाता है, मतलब 5% वॉल्यूम ग्रोथ लग रही थी लेकिन अब 10 हो जाएगी. यू डोंट लीव दैट, हाँ यू पुट समथिंग इनटू द, इसीलिए ना पोर्टफोलियो बनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना परसेंट क्या लिया हुआ है, सीमेंट के अंदर कितना डाला हुआ है आपने, ऐसे सेक्टर के अंदर कितना डाला हुआ है, कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग आपकी कितने रिस्क पे हो और रही है. आपको ये अगेन ऑयल प्राइस फिर आपके लिए रेलेवेंट कर दी ना उसने, ऑयल प्राइस का रिजल्ट रेलिवेंट है, सॉरी. क्योंकि ईएनपीज ऑफ कोर्स ऑयल प्राइस बेनिफिट करती है, तो वहां से आपको अर्निंग में टेलविंड मिल रहा होगा और सिक्लिकल्स डाउनटर्न होंगे, बट आपको बैलेंस मिल रहा होगा. सो ऑयल प्राइस का move will become irrelevant. रिस्क Then ओवर. overall structure of your portfolio and the economy will become relevant. So if you want to take a bet, again वो गोरे ने बहुत अच्छी बात की थी, if you want to take a bet on the oil prices going higher, 5% का yeah, 5% का लेवरेज लेके ले लो. और हाँ, but if you want to bet on the economic structure and specific stories, then try and make a portfolio जहां से आपको ये वाली चीज बाहर कर सको आप. ऑयल प्राइस का मूव बाहर कर दो, मूव बाहर. अब मैटर ही नहीं करता आपके लिए. सो एक सेक्टर है जो हम सबका फेवरेट है, विच इज सीमेंट सेक्टर. हाँ. सीमेंट सेक्टर, ये तो बात करते हैं कि क्या हुआ इस क्वार्टर में, अगले 3 साल का होराइजन कैसा है, बट व्हाट इज इट, हाउ इज द करंट स्टॉक्स ऑफ सीमेंट इज डिफरेंट देन यही स्टॉक्स 2 years ago. सो हम पहले ना हाइपर ग्रोथ मोड में होते थे, जैसे हमने डिस्कस किया था बूम बस्ट. जब ग्रो करते थे तो वो बहुत तेजी से ग्रो करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट भी फुल अपने पुश मार रही होती थी और प्राइवेट सेक्टर पुश भी बहुत स्ट्रांग होता था, क्योंकि पैकेजेस आए हुए होते थे और आपका परचेजिंग पावर भी बड़ी होती थी, क्योंकि करेंसी नहीं हिलती थी और इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत नीचे थे. तो हम ग्रोथ मोड में ऑफ कोर्स डिमांड पर्सपेक्टिव में हर एक को घर चाहिए, तो हर एक को घर चाहिए मतलब सीमेंट बिकेगा भाई, खुल के बिकेगा. तो वो मैसिव स्विंग आते थे और फिर उसके बाद जैसे डिमांड ड्राई अप होती थी वो धड़ाम से डिस्पैचेस गिरते थे और प्राइस वॉर होती थी और ये सब होती थी. इन दिस साइकिल एटलीस्ट, जैसे भी हमने बात किया कि अब गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया है, नॉट जस्ट गवर्नमेंट बट पाकिस्तान एज अ स्टेट नेशन समझ में आ गया भाई वी वांट स्टेबल ग्रोथ. जब स्टेबल ग्रोथ आई ना तो समथिंग हैज चेंज इन द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ सीमेंट्स एज वेल. हिस्टोरिकली हर बार जब भी लो यूटिलाइजेशन होती थी तो प्राइस वॉर छिड़ जाती थी. They used to fight amongst themselves, Yeah. अगली तैयारी करने के लिए. नेक्स्ट बूम आएगा तो हमारे पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर हो तो क्या हम सबसे ज्यादा पैसे बनाए उसमें, तो बस्ट में लड़ते थे पागलों की तरह और बूम में फिर सब पैसे कमाते थे, जिसने ज्यादा मार्केट शेयर ले लिया होता था वो ज्यादा पैसे कमा लेता था. बट जब अब सबको नजर आ रहा है कि बूम और बस्ट है ही नहीं, तो जब आप बस्ट के लिए, अभी बस्ट है ही नहीं तो उसमें पैसा अगर आपने ब्लीड कर दिया प्राइस वॉर करके तो बूम तो आना ही नहीं है, क्योंकि साइकिल तो अब स्ट्रेट है. जब और बूम आना ही नहीं है तो व्हाट very इज पॉइंट. very small 7-8% ग्रोथ वाला हिसाब है. नॉर्मल आपका वो 15-20% और फिर -15% वो नहीं. तो अब वो प्रोबेबली इस तरह चलेगा कि 2% ग्रोथ से लेकर 8% ग्रोथ, 10% ग्रोथ सस्टेनेबल रन रेट इसी के बीच में होता. अगर मिड पॉइंट ड्रॉ करूं तो 5 से 7% की ग्रोथ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग. हाँ. या सस्टेनेबल होनी चाहिए इस सेक्टर की, सस्टेनेबल ओवर द लॉन्ग टर्म. You know what I feel is also different because of this. वो जो डेट साइकिल था ना, एग्जैक्टली. जिसमें सीमेंट was supposed to be the highest debt ridden companies. ऑलवेज दे ऑलवेज यूज्ड टू बी. Now companies, except for a few, जो कि अभी बात करते हैं, वो एक्सेप्शन था. हाँ, except for a few, they've become cash rich companies. लकी एक्सट्रीमली कैश रिच, कोहाट एक्सट्रीमली कैश रिच, चिराट कैश रिच. तो 3 प्लेयर तो नेट कैश में बैठे हैं और तकरीबन 20, 15, 20, 25% ऑफ देयर मार्केट कैप्स कैश में होल्ड कर रहे हैं वो. और 50% अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटीज पड़ी हुई है. इसका मतलब कि अगर ये 7-8% ग्रोथ आती है 5-7 साल तक तो कोई आपके पास खुला पड़ा है कि आपके पास वहां पहुंच. और फिर think about 5 years down the line, what will happen? They will have a stable demand outlook for the next 5 years as well. And उसके बाद प्लानिंग के लिए मच better कहाँ से लेना है, कितना लेना है, किस इलाके में जाके लगाना है. अब तो इलाके भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए. अभी जब एडवाइजरी वाली डिस्कशन में जाते हैं कि किसके पास कौन सा एज है, सो इलाके भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. सो वंस अगेन 3 साल के होराइजन पे जब आप सोचते हो ना, इंस्टेड ऑफ क्वार्टर में क्या हुआ, तो यू थिंक अबाउट द सेक्टर कि यार ओके, घर बनने हैं, डिमांड आनी है,
आनी है। डिमांड का स्ट्रक्चर बदल गया है, मार्जिन वही हो गए जो बूम साइकिल के मार्जिन थे, राइट? हिस्टोरिकली बूम का जो साइकिल है ना, जब हम पीक ऑफ द डिमांड कर्व पे बैठे होते थे, उस पे जो मार्जिन होते थे, अब हम वो वाले मार्जिन में एंटर हो विद 50% अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी। यस, सो आई मीन जिसमें हम एक्चुअली प्राइमरी लॉस मार रहे होते थे हिस्टोरिकली, लड़ के हाँ। लॉसेस में बेच रहे हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं उससे भी नीचे बेच रहे होते थे इस टाइम पे। सो आई थिंक So द that, yeah, सेक्टर हैज बिकम डिफरेंट, और evolved या matured। मैच्योर्ड। और लोग जो कहते हैं ना यार वो 1% इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो उस पर क्या इम्पैक्ट निकल के आया, तो हमारे टाइम के ऊपर सीमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स के इम्पैक्ट होते थे। नाउ दे आर नॉट इवन इन द लिस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। yeah। सो एक इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि जो सेक्टर आपके पास है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो किस साइकिल के अंदर है। और वो साइकिल वो नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और घट गया, साइकिल ये है कि वो मिनी साइकिल के अंदर मिड ऑफ द बिजनेस के अंदर कहां फॉल कर रहा है, मार्जिन कहां है, रेवेन्यू कहां है, रेवेन्यू किस किस्म की ग्रोथ है, मार्जिन किस किस्म की ग्रोथ है। सो नाउ इनसाइड एडवाइजरी, व्हाट स्टॉक्स डू वी हैव एंड व्हाई डू वी हैव देम? So we have नाउ कमिंग बैक टू द थिंग जो अभी हम नीचे बात कर रहे थे थोड़े दिनों पहले, ऐसा कैसे है कि दो सेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है पर दिखते एक जैसे हैं? डिमांड फर्क है, मार्जिन फर्क है, सब कुछ फर्क है, बट जब किसी एनालिस्ट को देना है ना आपको हायर करने के लिए, तो वो एक जैसे दिखते combination हैं, में देखते हैं। फर्टिलाइजर एंड सीमेंट। सो लेट्स कम टू द फर्टिलाइजर सेक्टर। So both, because दोनों में ओलिगोपोली है, लिमिटेड प्लेयर्स, एक्सपेंशन में पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं पता है कि ठीक है यार कौन कितना बेचेगा। इन ब्रॉडर टर्म्स एक्सपेंशन बहुत रेयर होती है और बड़ी होती है, पैसा और बहुत बड़ी लगता है, होती है, पैसा बहुत। फर्टिलाइजर में तो बिल्कुल ही लाइक इनसेन। हुआ ही नहीं है लास्ट 15-20 साल से कुछ, लेकिन या और मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी इज रिलेटिवली मोर ट्रैकेबल। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम भी आ जाता है, एवरी मंथ सीमेंट के वॉल्यूम भी फ्लोट होते हैं, फर्टिलाइजर के वॉल्यूम भी फ्लोट होता है। कॉस्ट के जो वेरिएबल्स हैं दोज आर ऑल नोन, एंड अवेलेबल, अवेलेबल, ट्रैकेबल, ट्रैकेबल एंड टू सम एक्सटेंट फोरकास्टेबल एज वेल। तो जब स्किल सेट उसमें एक ही यूज होता है, सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर थोड़े वेरिएबल फर्क है, बाकी स्किल सेट ऑलमोस्ट एक ही यूज होता है। So it's more, द फ्रेमवर्क हाँ, स्टेज द सेम। yeah, so it is more like aligned in तो व्हाट डू that यू थिंक, व्हाट डू perspective। यू थिंक यार 2025 के अंदर, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए कि बहुत मार पड़ी, और जूतों वाली मार पड़ी। एवरी कंपनी गेव अ डिस्काउंट कि यार माल बिकने के लिए हमें यूरिया सस्ता करके बेचना पड़ेगा। डू यू थिंक 2026 कैन बी अ लिटिल डिफरेंट? एंड इफ यू थिंक यस इट कैन बी, देन व्हाई? So there are two reasons. So 25 में ना there was a lagged effect of farm income. फार्मर्स को मार पड़ी थी बिकॉज ऑफ पिछले साल फ्लड्स थे, फिर ऑफ कोर्स प्राइसेस कोलैप्स्ड ऑफ वीट, तो उसकी भी बहुत मार पड़ी। फर्स्ट ईयर ट्रांजिशन था ऑफ शुगर केन, तो उसमें भी प्राइस थोड़ी सी नीचे मिली। तो ये तीन बड़े फैक्टर्स हैं जिसके से फार्म इनकम बड़ी हिट हुई थी। जब फार्म इनकम हिट होती है तो यूरिया लगना तो फार्म में ही है, खरीदना फार्मर को ही है। अब उसके अगर पैसे ही बने पिछले साल और उसका पर्सनल खर्चे भी थे उसके, तो वो यूरिया डालेगा कैसे, पैसे कहाँ से लाएगा उसके? ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन प्राइसेस में चल भी रहा होता है। सो उससे फार्मर करता है कि एक साल बोलता है यार थोड़ा कम यूरिया डाल दूंगा, अगले साल देखेंगे। बट जब अच्छा साल आता है फिर दूसरे साल स्किप करना या रिड्यूस करना यूरिया बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बाद एक साल थोड़ा बहुत जमीन चला लेती है, कंजम्पशन जमीन चला लेती है, बट उसके उसके बाद अगले साल बहुत बहुत बड़ी हिट देती है। यस। सो एक तो आप नेक्स्ट ईयर वैसे भी हिट नहीं ले सकते, और फिर यूजुअली फार्मर ये कोशिश करता है कि जितना पिछला, क्योंकि एसेंशियली आपको न्यूट्रिएंट कंटेंट पूरा करना है जमीन का, तो जो पिछले साल का शॉर्टफॉल था और इस साल जो आपने बो के निकाला है उससे जो शॉर्टफॉल क्रिएट उसको होगा, रिकॉम्पनसेट करना वो है। दोनों को रिकॉम्पनसेट एक साथ करना है अगर आपको जमीन को स्टेबल चलाना है। तो अगर पैसे अच्छे बन जाए जिस साल, तो वो दोनों को रिकॉम्पनसेट करना आता है। एंड दैट इज व्हाट वी फील मे हैपन दिस ईयर, बिकॉज फार्म इनकम हैज बीन रिलेटिवली बेटर, significantly better than what it was in जो लास्ट टाइम 2025, गंदम की प्राइस थी, because और maize is up, मेज आप wheat is up significantly, गन्ना देखा, गन्ना is up historically, जितना अचानक आर्बिट्राज मिला होता है उनको वैसा नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अप 10-15%।
अच्छा decent increase है, and this 10-15% is essentially all of their profit. तो दो ही तो क्रॉप है पाकिस्तान के अंदर जो कि कंसिस्टेंटली केगर के ऊपर ग्रो करती जा रही है, दैट इज मेज, क्या नाम बोलते हैं उसको, भुट्टा एंड गन्ना। हाँ यही दो क्रॉप है जो लास्ट 10 सालों का केगर आप उठा के देखो तो इन्हीं के अंदर ग्रोथ आती जा रही है। ग्रोथ तभी आती है जब फार्मर को पैसा बचता है, एग्जैक्टली, वरना कभी नहीं आती है। जिस तरह कॉटन की हालत हो गई, याद है 14 मिलियन बेल्स, 15 मिलियन बेल्स होते थे, 4-5 में 5 मिलियन बेल्स पे आ गए, बिकॉज बहुत वीक क्रॉप है। अब फार्मर को लगता है उड़ जाएगा, नफा कितना भी हो उड़ जाएगा, तो फिर फायदा क्या है? रिस्क बिफोर रिवॉर्ड, ये फार्मर भी करके बता रहा है। इवन तो उसको कैश क्रॉप बोलते थे हाँ, कि आप निकालो और बिक जाएगा। But why do you think 2026 is different? So The yeah, thing that we've been discussing inside yeah, so the advice. farm income of course will be better. तो उसकी वजह से यूरिया डिमांड शुड बी a little better. Overall market should be a little better. Then last year जो discounting हुई थी, that was not just, so demand in isolation is nothing. So it is compared to the supply. That is what creates effect on individual companies, right? And the pricing pressure as well. The supply was high because all plants were running almost throughout the year. और demand वहां से slide कर गई, so there was a gap, and that gap is what leads to inventory buildup. अब जब inventory buildup होती है तो, और एक तो इस इंडस्ट्री को आदत थी, इंडस्ट्री इन्वेंट्री बिल्डअप, और ये माइंडसेट चाहिए होता है इन्वेंटरी बिल्डअप के बाद, कैसे आपको संभालना बेचना है, संभालना कैसे है, कैसे बेचना है आपको। फिर आपको उस वक्त 3-4 महीने आगे सोचना पड़ता है, आपको ये क्वार्टर को निकालना पड़ता है, हटाना पड़ता है। so that is what happened. So when the inventory started building up, of course everybody was trying कि यार हमारा माल बिक जाए, दूसरे का ना बिके, हमारा बिक जाए। अब हमारा बिके उसका ना बिके के लिए आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। अब इसमें एक मार्केट की डिस्पैरिटी भी थी उसकी वजह से, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कंपनीज, सो वो और अजीब अजीब थोड़ा सा प्राइसिंग स्ट्रक्चर बन गया, और किसी को कैच करने के लिए किसी को बहुत बड़ा डिस्काउंट देना पड़ रहा था, किसी को कम देना पड़ रहा था। तो वो एक, मतलब ऐसे हालात में द कॉस्ट विनर वॉन या विंस, या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट, विंस। यूजुअली कॉस्ट विनर विंस, कि जिसकी कॉस्ट ज्यादा है उसको वहां आके बेचना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट कम है उसके ऊपर। बट जब डिमांड का अपस्विंग होता है, जिसमें द डिमांड इज हायर देन द सप्लाई, तो फिर नीचे वाला ऊपर चला जाता है कि यार अब सबका अगर 3,000 रुपए, 300 रुपए ऊपर बिक रहा है, तो फिर मैं क्यों सस्ता बेचूं, मैं ऊपर चला जाता हूं। तो दिस ईयर वॉज वेयर द कॉस्ट विनर वॉन। 2026 के अंदर इट माइट बी अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि डिमांड ऑफ यूरिया तो आ रही है। सप्लाई ऑफ यूरिया पे क्या ओपिनियन है भाई? सप्लाई इंटरमिटेंट चलती रहेगी। सो देयर आर टू प्लांट्स जो कि आरएलजी रिलायंट थे, व्हिच वर फातिमा फर्ट, जो दाऊद हरकुलिस वाला प्लांट था पुराना, शेखोपुरा वाला, जो अपनी कंसोलिडेट में दिखाते हैं लोग, जो अपनी कंसोलिडेट कर दिखाते हैं। और आपका सेकंड वाज एग्रीटेक। ये दो आरएलजी प्लेस प्लांट्स है। जब भी सप्लाई, गैस सप्लाई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, तो ये प्लांट्स बंद होता है, जो कि अभी 1-1.5 महीने के लिए अभी बंद हो बंद गए। रहे हैं। हो सकता है आगे भी, बेस्ड ऑन कि हमारी डिमांड सिचुएशन किस तरह चलती है गैस की। समर आ रहा है, फिर आपको एलएनजी मिलता है कि नहीं मिलता है, फिर पावर डिमांड में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, हाँ। आपके हाइडल से कंपैरिजन नहीं होता, तो फिर आपको गैस पुल करनी पड़ती है, वहां से भी फर्क पड़ता है। लेकिन इस साल अभी तक तो ये ट्रेंड नजर आ रहा है कि इन प्लेयर्स से सप्लाई विल बी रिलेटिवली लोअर ना, बिकॉज इट विल बी लोअर, और वहां पे डिमांड रिकवरी है। सो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि डिमांड एंड सप्लाई तो मैच कर जाए, या थोड़ा बहुत डिमांड सरपासेस द सप्लाई। इफ दैट हैपेंस, सो एसेंशियली डिस्काउंट्स, economically speaking, discounts should go away, and that is what is exactly happening right now. Even though offtakes are seasonally low, इस पूरे साइकिल के अंदर अभी तक जो मंथ्स चले क्वार्टर, हैं, हाँ, 4, हाँ। इसमें डिमांड इज लो। मई एंड जून विल बी हाई, बट इन 4 महीनों में भी कंपनीज ने डिस्काउंट नहीं दिया, बिकॉज नाउ द कंपनीज हैव फेल्ट कि अच्छा ठीक है यार, इस साल डिमांड अच्छी होगी, सप्लाई भी थोड़ी सी रैशनलाइज कर गई है, तो माल बिक जाना चाहिए। जब बाद में बिक जाएगा, तो अभी क्यों मारामारी करो, आराम से बेच दूंगा। इस वजह से अभी तक कोई मारामारी नहीं हुई इस पूरे साल में। इसका इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना, तो वो भी शेड हो रहा है। कभी किसी का माल ही नहीं बिका, तो नजर ही नहीं आया कि उसका डिस्काउंट इम्पैक्ट हटने कितना था डिस्काउंट खत्म exactly। होने का। और जब माल बिक जाएगा, तो एक तो थोड़ी अगर सरप्लस डिमांड हुई थोड़ी, तो आपका पिछली कैरी ओवर इन्वेंट्री भी गिरेगी, और उन पे ह्यूज मार्जिन है, 50% के प्राइमरी मार्जिन है, तो वो अलग से नजर आएंगे। फिर जो पिछले साल डिस्काउंट दिया था इस साल नहीं दिया, उसका भी इफेक्ट नजर आएगा। So these are the two primary elements जिसके से लग रहा है कि ओके, दिस ईयर
should be significantly better than the 2025 year. बट तो उसको थोड़ा दूसरे एंगल से देखे तो दुनिया के अंदर फूड प्राइसेस आर गोइंग अप, राइट? पाकिस्तान के अंदर फूड प्राइसेस इन नॉर्मल कंडीशंस वर रिलेटिवली हायर देन द The ग्लोबल global prices, yeah. ग्लोबल प्राइसेस। हमेशा पाकिस्तान की प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर रहती थी नॉर्मल। हम स्टिकी होते हैं, हाँ। so हमारी प्राइसेस जब बढ़ जाती हैं, सब वो ट्रेंड इस तरह था कि ग्लोबल और पाकिस्तान प्राइसेस एक साथ चलती है यूजुअली, और ग्लोबल नीचे आ जाती है, फ्री मार्केट है हाँ। तो वो नीचे भी आ जाती है, बट हमारी हमारी sticky स्टिकी हो होती जाती नहीं है, वो अटक जाती है वहां जाके। सो देयर आर लॉट ऑफ टाइम जब हम गैप क्रिएट कर लेते हैं अपने पास, तो- हमारा 10 से 15% वी वर ऑलरेडी हाई, हाँ। बट नाउ द प्राइसेस हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इंटरनेशनल। यू थिंक दैट उसको अगर कोई फर्टिलाइजर का इन्वेस्टर है, उसको इसको देख के क्या समझना चाहिए कि फार्मर का प्रॉफिट बढ़ेगा? नंबर वन, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट अलाउ कर रही है कि यार आप कमोडिटीज जो सरप्लस है आप इसको एक्सपोर्ट करो। फार्मर बोलेगा ठीक है, मैं तो वही 4,000 रुपए की बोरी खरीद के यूरिया ले रहा हूँ और मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ये तरीका, इस सोचने का तरीका ये है या कोई और तरीका है? यार आइडियली तो यही है कि ऑफ कोर्स आपके पास अगर एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है और प्राइसेस इंटरनेशनल में ऊपर है तो यू कैन कैश इट इन। सो इवेंचुअली एवरीथिंग विल बॉइल डाउन टू अगेन फार्म इनकम। फार्मर के पास पैसा है तो यूरिया लगा देगा वो। तो आपको नहीं लगता कि इस साल अगर ऐसा कुछ हो गया तो अगले साल डेढ़ के लिए डिमांड लॉक हो जाती है? तो उसका इफेक्ट पाकिस्तान प्राइसेस में भी आता है बाय द वे। हाँ, इन्फ्लेशन के लिए ना। नहीं, इंटरेस्ट ये आपका इंटरनेशनल फूड प्राइसेस बढ़ने का लोकल फूड प्राइसेस पे भी इफेक्ट आता है। सो इफ दे हैव कॉट ऑन द इंटरनेशनल प्राइसेस टू लोकल, देन लोकल प्राइसेस आल्सो स्टार्ट मूविंग अप। तो लोकल सेलिंग भी जो कर रहा है फार्मर, उसमें भी बेनिफिट मिलेगा उसको। बट इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन वाइज थोड़ा सा वो रिलेटिवली अब अगर से फूड कर रहे हो 5-6% 10% हिला रहे हो तो वो इतना बड़ा मसला नहीं आता, अनलेस के बाकी चीजें भी साथ हिट कर रही हो। तो मतलब कि अगले साल डेढ़ के लिए अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो शायद फार्म इनकम लोकल साइड के ऊपर भी, और एक्सपोर्ट अगर गवर्नमेंट करती है नहीं करती है दैट इज स्टिल डिपेंडेंट, वहां पे थोड़ा हाथ जरा खुला होगा। अभी शुगर वाला भी डीरेगुलेशन आने वाली है, अगर ये हो जाती है तो, क्योंकि सिंध इज अपेरेंटली रेजिस्टिंग, बट अगर नवंबर का डेडलाइन है आई थिंक इनकी, तो अगर हो जाती है और ये दे ओपन अप द मार्केट, सो काफी सारी एफिशिएंसीज क्रिएट हो सकती है इन दिस सेक्टर। और क्योंकि अब शुगर केन हैज बिकम सो बिग इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर, तो वो ओपन मार्केट है ना, हमेशा एफिशिएंसी प्रमोट करता है, और एफिशिएंट बनने के लिए आपको ऑफ कोर्स पैसे खर्चने पड़ेंगे, और उस पैसे खर्चने में सबसे बड़ा चीज होती है फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा ताकि आपकी यील्ड अच्छी निकल सके। So it will be a like cost and then the reward for it. बट नाउ इनसाइड द एडवाइजरी व्हाट स्टॉक्स डू वी हैव एंड व्हाई डू वी हैव देम? So we have सो अब अगला सेक्टर हमारे पास है बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। सो कमर्शियल बैंक्स को देखने का तरीका, you can add pointers if you want to, but you know how do I look at cement sector, banking sector? होराइजन 5 साल का है, तो मुझे बताओ कौन सी चीज है जो कि एक बैंक को निकाल सकती है? इज इट द गेन्स के यार ले लिया हमने, खरीद लिया, पीआईबी खरीद लिए, फिर इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, और इज इट समथिंग एल्स? व्हाट डज बैंक सेल? बैंक सेल मनी, राइट? जितना ज्यादा मनी होगा उतना ज्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आएगी, और उतनी कंसिस्टेंटली आप उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मनी कौन गैदर कर रहा है लास्ट 10 सालों में? मीजान बैंक, बिकॉज ऑफ द इस्लामिक एंगल, एंड अदर बैंक्स एज वेल, जैसे यूबीएल ने ग्रो करना शुरू कर दिया है। सो वंस अगेन बैंक्स के अंदर ना द एंगल so शुड बी deposit growth. डिपॉजिट ग्रोथ। द बैंक्स के अंदर द एंगल शुड बी डिपॉजिट ग्रोथ किसका कितना कंसिस्टेंट है, बट वहां रुकना नहीं है, वहां इसके एक लेयर नीचे जाना है, Quality of the deposit. क्वालिटी ऑफ द डिपॉजिट। तो याद है पहले हम 2012-11 में क्या करते थे? कासा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट। अब हो गया का, क्योंकि सा के अंदर क्या हुआ है कि जो भी इंटरेस्ट रेट है उसका 1.5% माइनस आपको देना ही देना है। इस्लामिक के लिए कम है बट कन्वेंशनल के लिए माइनस 1.5% आपको देना ही देना है। करंट अकाउंट कौन कितना ग्रो कर रहा है? अब करंट अकाउंट का जरा लॉजिक सोचो, कैसे आएगा करंट अकाउंट? एडवर्टाइजमेंट से करंट अकाउंट नहीं आता है, Trust से आता है वैसे तो। ट्रस्ट से आता है। सो अगर आपको एक ब्रांच दिख रही है जिसको नजर आ रहा है कि यार मैं ग्रो करता चला जाऊं, एक बैंक दिख रहा है कि मेरा करंट अकाउंट ग्रो होता चला जाए, ईयर ऑन ईयर 15-20% पे ग्रो करता चला जाऊं, क्योंकि फॉरवर्ड लेवल पे सबके लिए इन्वेस्टेबल व्हीकल सेम है। इस्लामिक ने सुकूक पे जाना है वही रेट ऑलमोस्ट, और कन्वेंशनल ने पीआईबी टीबल्स करना है, सेम रेट पे बिकेगा। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो जीतेगा। ज्यादा पैसा, सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं, करंट अकाउंट का ज्यादा पैसा। सो द इफ यू वांट टू सी अ बैंक एंड यू वांट टू स्टिक एट इट,
आई ऑलवेज टीच, स्टॉप थिंकिंग अबाउट इस क्वार्टर में, इस साल में क्या बनेगा, बिकॉज उसने पीआईबी खरीद लिया था और उसकी गेन क्या आएगी, सही है, एक साल बढ़ जाएगा वो रेट. डू यू वांट टू बी फॉर श्योर रिच, और डू यू वांट टू बी रिच बेटिंग ऑन कि अगली बार जो साइकिल बनेगा उसमें कौन सा बैंक क्या करता है. सो आई ऑलवेज थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. नाउ लेट्स गो इनटू द हमारा पोर्टफोलियो कि हमारे पास क्या पड़ा है एडवाइजरी पोर्टफोलियो के अंदर. बट नाउ सजाद, अब इंटरेस्टिंग बात भी तो करते हैं ना, जो तुम्हारा 12 साल का एक्सपीरियंस, मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस, जहां पे एक्चुअली हमारी एक क्या कहते हैं उसको फ्रंट फुट है, एक्चुअली हमारा एक्सपीरियंस है टू लुक एट द स्टॉक्स जो धुएं में है, जो क्लियर कट नहीं है, जिसको हम लोग अल्फा कॉल्स कहते हैं. एडवाइजरी का वी हैव केप्ट अ पोर्टफोलियो फॉर क्या कहते हैं उसको, अल्फा कॉल्स, जहां पे चीजें बहुत ज्यादा देखनी पड़ती हैं आपको, यानी कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से डेटा नहीं मिलता है, और ये कंपनीज इतनी नई होती हैं या बिजनेस मॉडल इतना चेंज हो रहा होता है कि यू नीड टू नो द एग्जैक्ट इकोनॉमिक्स ऑफ द बिजनेस टू अंडरस्टैंड कि उसमें क्या हो रहा है. एंड वी हैव दैट. I'm looking, focusing more on what the next 5 years hold rather than अब क्या हो रहा है. अब क्या हो रहा है, तो उसमें कोई कोई स्ट्रक्चर है जो कि 4 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है. मनीष बाबरा कहता है ना, मैं वो स्टॉक्स रखता हूं जो कि कुछ स्टॉक्स होते हैं 20% जो कि 3 गुना हो जाते हैं, फिर कुछ रखता हूं जो कि 2 गुना हो सकते हैं, फिर कुछ रखता हूं जो डबल हो सकते हैं, और कुछ रखता हूं जो 30-35% रिटर्न दे सकते हैं. व्हाट इज अल्फा इन योर हेड? ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि हमारी एडवाइजरी में अल्फा क्या क्या है, बट व्हाट इज अल्फा इन योर हेड? So essentially it means high risk, high return, broadly speaking. But what we try to do is कि ऐसे स्टॉक्स जिनके अंदर रिटर्न तो हो लेकिन रिस्क जो अल्फा अपने साथ लेके आता है उससे रिलेटिवली कम. जो नुकसान है, जो जो सो डाउनसाइड की जो पोटेंशियल है, सस्टेनेबल डाउनसाइड की, ऑफ कोर्स मार्केट में जब क्रैश आता है तो एनीथिंग कैन हैपन, हाँ, वो घुस के कहीं से भी वापस आ जाए, लेकिन सस्टेनेबल डाउनसाइड शुड बी क्या. मतलब बिजनेस मॉडल ही नहीं उड़ गया. हाँ, मतलब बिजनेस ही नहीं उड़ गया. हाँ, मतलब सो दैट इज व्हाट वी ट्राई एंड अवॉइड इन दीज अल्फा स्टॉक्स. उसको लिमिट व्हाट इज द करके एडवांटेज ऑफ हैविंग अल्फा स्टॉक्स? एडिशनल किकर रिटर्न्स एंड टू बी ऑनेस्ट सम लाइक मजा मजा भी आना चाहिए मार्केट, और दूसरा और कैलकुलेटेड मजा आना चाहिए. यस, सो द प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा डिसिप्लिन का प्रॉब्लम भी आता है यूजुअली लोगों को, और कि जब स्टॉक्स मूव कर रहे होते हैं ना अल्फास, तो उसको देख के होता है यार हमें भी तो अल्फास में होना चाहिए था. बट होना तो सबको चाहिए, लेकिन अगर आप बगैर कैलकुलेशन के उतरते हो अल्फा के अंदर एंड बगैर रिस्क गेजिंग के उतरते हो, और डेटा so बगैर, और उन कंपनीज का जिनका डेटा बहुत मुश्किल से अवेलेबल है. हाँ, तो फ्लिप करने का बहुत चांस होता है, एंड देन यू गेट स्टक एंड यू लूज मोस्ट मनी देयर बिकॉज दे कैरी द मोस्ट रिटर्न पोटेंशियल एज वेल. तो कुछ नीचे जाएंगे और कुछ ऊपर जाएंगे डिपेंडिंग ऑन हु विंस. सो हम खुद के लिए भी ऑफ कोर्स, मतलब लाइक एडवाइजरी पोर्टफोलियो के लिए भी वी ट्राई एंड डू दिस के ऐसे स्टॉक्स जो कि रिटर्न पोटेंशियल रखते हो, डाउनसाइड किसी हद तक लिमिटेड हो, बट ऑफ कोर्स ब्रॉडर पोर्टफोलियो बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में इनका रिस्क इनहेरेंटली विल बी हायर, बट रिटर्न प्रोफाइल भी in a longer term should be relatively higher than the rest of the portfolio. And then we try and seek developments and look at the structure of the company, not just individually but in the grander context as well. Let me give you an example, just एक छोटी सी, कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी जब हमने शुरू में बात की थी, अब आप जिस भी इंडस्ट्रियल कंसर्न को फिल्मों को उठाओगे एक्सेप्ट फॉर सीमेंट एंड फर्टिलाइजर, किसी भी चीज को उठाओ, उसको कहीं ना कहीं से नेशनल टैरिफ पॉलिसी आके हिट करे, एक्सेप्ट फॉर लेट्स से एनीथिंग व्हिच हैज अ ब्रांड, क्योंकि फिर वो ब्रांड के बेसिस पे बिक रहा है, वो फिर वो इंपोर्ट प्रोटेक्शन के बेसिस पे नहीं बिक रहा है. हाँ, ठीक है. सो लेट्स कनेक्ट इट टू एनी ऑफ द ब्रांड्स, नेस्ले हो गया, फ्रीजलैंड कैंपीना हो गया, बिग बर्ड फूड्स हो गया, जितने भी रिटेल कंज्यूमेबल ब्रांड्स हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दूध बाहर से इंपोर्ट होकर कौन पिएगा, हाँ, हाँ, राइट. सो टैरिफ कुछ भी चल रहा हो, इट्स अबाउट द लोकल सप्लाई चेन एंड द ब्रांड दैट इज बीइंग पुट टू यू. एंड आपको जो आपके ब्रांड दिमाग में है, आप जाके वही दुकान पे खरीदोगे, हाँ, हाँ, हाँ. राइट. सो कुछ सेक्टर्स के अंदर ये एक इनहेरेंट एडवांटेज होता है जो कि इन सारी नॉइज से हटा हुआ होता है. सो ये वाला वो रिस्क भी थीमेटिक होता है. एग्जैक्टली. सो ये थीमेटिक होता है कि आपको किस थीम के ऊपर कब बेट करना है, कब नहीं करना है. सो Yep. वन अल्फा स्टॉक
might not be good at this time and it might turn out to be good 6 months later. But retail individual क्या करता है कि अल्फा में क्योंकि रिटर्न ज्यादा होता है, everybody wants to be in that alpha stock. बट क्योंकि डाउन साइड नहीं पता होता है, तो वो जब एक आध चमाट पड़ती है और फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता ना, कोई फॉलो करने वाला Scaling भी is a very big issue. या कि okay, this is a good stock, it is offering a very high, but और उस पर कॉन्फिडेंस भी ज्यादा है, लेकिन उसका लॉस का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ अगेन cyclicality in nature या weakness a bit in the core structure of the company. So उस पे आपको रिटर्न देख के 25% वेट रखना उसका या लॉस देख के 1% वेट रखना. वो पूरा दैट that is the skill. द मिडल. बट That is वो the skill. मिडल जो है वो आपको अलग अलग तरह के स्ट्रेटेजीज ट्राई करके, सेंसिटिविटीज रन करके, स्पेक्ट्रम्स चेक करके, ये सब निकाल निकुल के आप देखते हो कि अच्छा यार इन सिचुएशंस में इतनी डाउन साइड है, इन सिचुएशन में इतनी अपसाइड्स हैं, इनकी ये प्रोबेबिलिटीज हैं, उनकी वो प्रोबेबिलिटीज हैं. तो अगर मैं सबको मिला लूं एक साथ तो माय आइडियल वेट शुड बी X%. And I have 100%. This is how it is. और इसमें जो पोर्टफोलियो की जो हमने फ्री लाइन भी लगाई हुई है ना, अल्फा स्टॉक्स कैन नॉट बी एनी गिवन टाइम हायर देन 40% ऑफ द पोर्टफोलियो. या That's it. उसके अलावा वरना आपके लिए बहुत इंडिविजुअल्स के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि यार ऐसा नहीं है कि अल्फा के अंदर सब कुछ चले जाना है, चाहे आप कितना भी रिस्क एवर्स कर लो, दीज आर रिस्की स्टॉक्स. तो कैन नॉट बी मोर देन 40% एंड फिर पर स्टॉक कैन नॉट बी मोर देन 15% जो हमारी एडवाइजरी की लॉजिक्स हैं. सेक्टर कैन नॉट बी मोर देन 25%. सो रिस्क के साथ आप अल्फा प्ले करें, आप सेक्टर्स प्ले करें, बट इट इज गुड टू हैव अल्फा इन योर स्टॉक अगर आप खुद फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ये पिनिकल ऑफ द पिनिकल फंडामेंटल एनालिसिस होता है. मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम से मार्केट में काम करता आया हूं, सुजात का एक्सपीरियंस है. वी हैव अ टीम. क्लैरिफाई, अल्फा डज नॉट मीन पेनी. हाँ, अल्फा डज नॉट मीन, हाँ एग्जैक्टली. अल्फा इसका मतलब ये होता है कि अदर देन अ सेक्टर स्टॉक, अ सिंगल सेक्टर स्टॉक, विदाउट अ सेक्टर अगर कोई स्टॉक होगा तो वो भी या अल्फा उस सेक्टर में भी रिलेटिवली छोटा कोई प्लेयर, रिलेटिवली छोटा प्लेयर जिसको अभी वो लोगों की नजर में नहीं आया है. लोगों को बिजनेस मॉडल उसका समझ में आ गया है, चेंज हो गया है, हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं, उसका एंकर है हमारे पास, इतनी सारी चीजें जाती हैं उसके अंदर और लोगों की नजर में नहीं आया. मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 5 इयर्स डाउन द लाइन ये ऐसा स्टॉक बन जाए कि शायद केसी 30 इंडेक्स में आ जाए या केसी 100 इंडेक्स में आ जाए, तब लोगों के स्टॉक्स के पोर्टफोलियोज के अंदर आना शुरू हो. सो नाउ एक्सप्लेनेशन तो दे दी, बट व्हाट अल्फा स्टॉक्स डू वी हैव इट एंड व्हाई आर वी कॉन्फिडेंट कि शायद इनके अंदर रिस्क रिवॉर्ड पोटेंशियल बहुत अच्छा है. One eternity later. कैसा लगा, है ना? इस तरह से हम लोग सोचते हैं स्टॉक्स के बारे में और आई थिंक आप लोगों को भी इसी तरह स्टॉक्स के बारे में सोचना चाहिए. क्वार्टर का रिजल्ट, 3 साल का होराइजन. अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट जरूर ड्रॉप करें. आपको पता है मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.